नमस्कार। आज अपने भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो संविधान है उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ, उसके बाद संविधान सभा ने किस प्रकार से भारत के लिए संविधान बनाया, कानून बनाया, जो क्या है लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जाके तैयार हुआ, जिस पर 64 लाख के करीब खर्चा हुआ। तो वो जो संविधान इतने लंबे समय के बाद हमारे भारत देश के लिए बना, उस संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं उसके बारे में अपने आज इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली विशेषता जो आप देख सकते हैं वो है, सबसे क्या है, ऊपर प्रस्तावना है। भारत के संविधान की सबसे पहली विशेषता उसकी प्रस्तावना है। एक तरह से कह सकते हैं कि भारत के संविधान जो है उसका संपूर्ण सार कहाँ है, भारत के इस संविधान के पहला जो भाग है प्रस्तावना, उसके अंदर है। देखिए प्रस्तावना के अंदर क्या क्या विषय लिए गए हैं और उन विषयों को बाद में, कुछ विषय बाद में भी जोड़े गए हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता है या समाजवाद, जो विशेषता है इसकी वो बाद में भी जोड़े गए हैं। उससे पहले जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि जो 13 दिसंबर को 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और उसके अंतर्गत मैंने बताया था आपको कि बहुत प्रकार के प्रस्ताव दिए गए थे कि हमें हमारे संविधान में भारत की जनता के लिए जो संविधान बनेगा, भारत देश के लिए जो संविधान बनेगा, उसके लिए किस किस प्रकार के विषय उसमें इम्पोर्टेंट होंगे, उस बात का प्रस्ताव दिया गया था, जो क्या है 22 जनवरी को 1947 को क्या है पास हो गया था। अब वो जो प्रस्ताव रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत, उस प्रस्ताव में जो विषय थे उनके आधार पर क्या है संविधान बनाया गया, और उन्हीं को के बारे में क्या है डिटेल में या क्या है संक्षिप्त रूप में कह सकते हो आप, डिटेल में नहीं, माफ़ कीजिएगा, क्या संक्षिप्त रूप में पूरे संविधान का सार जो है वो प्रस्तावना में लिखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है वो है सबसे बड़ा तथा लिखित संविधान। दूसरी विशेषता क्या है भारत के संविधान की कि यह सबसे बड़ा है और सबसे क्या है, सबसे बड़ा है और लिखित संविधान है। सबसे बड़ा देश में, पूरे दुनिया में भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा है। बताते हैं कि इसको तकरीबन 60 देशों के संविधान के अध्ययन के करने के बाद बनाया गया था। अब इसको ये भी देख सकते हैं अपने कि एक हमारे भारत के संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 2/3 हिस्सा जो है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। यानी भारत के जो हम आज संविधान का यूज़ करते हैं या मूल संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, उसके अंदर जो 1935 का चार्टर एक्ट था इंडियन गवर्नमेंट के लिए, या भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था 1935 में भारत के लिए, जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था, उसका तकरीबन 60% या कह सकते हैं 2/3 हिस्सा जो है वो आज हमारे संविधान, मूल संविधान का हिस्सा है। दूसरा कि हमने बहुत से देशों से बहुत सी चीज़ों का संकलन किया है, जैसे मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, या संसदीय शासन प्रणाली है, ये या निष्पक्ष न्यायपालिका जैसे अमेरिका से ली गई है, संसदीय प्रणाली जो है वो हमने ब्रिटेन से ली गई है। तो ये जो विषय हैं वो अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद हमने क्या है इसको तैयार किया है हमारे संविधान को। नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसके सबसे बड़े होने के कई और रीज़न हैं, वो रीज़न क्या क्या हैं। दूसरा इसका रीज़न हो सकता है राजनीतिक रीज़न, मैंने बता दिया आपको, या जो 1935 के चार्टर से लिया गया है उसके कारण बड़ा है। लेकिन कुछ और भी रीज़न है, जैसे इसके बड़े होने का रीज़न है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण, भौगोलिक का मतलब हो गया जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार की है, उसके आधार पर पूरे भारत देश के लिए एक संविधान बनाना मुश्किल बात थी, लेकिन पूरे क्या है भारत के लिए एक संविधान बनाकर उसको तैयार कर दिया गया। उसके कारण जैसे बहुत से क्षेत्रों में क्या है अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अलग भाषा के लोग पाए जाते हैं, अलग प्रकार की संस्कृति होती है। भारत में क्या है थोड़े थोड़े देर दूर में क्या है लोग या लोगों के रहन सहन का तरीका बदलते रहते हैं। तो उसके कारण क्या है, भौगोलिक कारण के कारण ये क्या है थोड़ा संविधान बड़ा है। या जो
यहाँ की सामाजिक स्थिति है उसके कारण भी, ठीक है। राजनीतिक कारण मैंने आपको बता दिया कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उससे संविधान लिया गया था, तो ये राजनीतिक कारण हो गए। या फिर जैसे अमेरिका से निष्पक्ष न्यायपालिका है, ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं अपने तीसरी विशेषता जो है लचीला तथा कठोर। भारत का जो संविधान है वो, सॉरी एक पॉइंट रह गया इसमें, लिखित संविधान। भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। लिखित संविधान का मतलब ये नहीं है कि बाकी और देशों के संविधान लिखे नहीं गए हैं, इसका मतलब है हाँ सबसे बड़ा है और लिखित है। सबसे छोटा लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है। अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे छोटा है और लिखित है। लिखित संविधान जो सबसे छोटा वो अमेरिका का है और सबसे बड़ा जो है वो संविधान किसका है, भारत का है, लिखित। इसका पीछे भी रीज़न है क्योंकि अमेरिका ने अपने राज्यों के लिए कानून या जो संविधान बनाया है वो उन राज्यों के द्वारा बनाया गया है, अपने अपने राज्यों के लिए उनको बांटा गया है। जबकि भारत में क्या है, पूरे देश के लिए या सभी राज्यों पर क्या है कानून, एक ही संविधान या एक ही कानून क्या है लागू होता है। अब देखते हैं, बात करते हैं लिखित संविधान की। लिखित संविधान का मतलब है कि परंपरागत रूप से जो कानून व्यवस्थाएं संवैधानिक रूप से जो समाज का चलता रहता है वो नहीं लिया गया है। हमने बाकायदा क्या है इसको मंथन करके उसके ऊपर विचार विमर्श करके उसको तैयार किया गया है, जिसके कारण इसको क्या है लिखित संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना लचीला तथा कठोर। अब भारत का संविधान जो है वो लचीला भी है, फ्लेक्सिबल भी है और कठोर भी है। इसका मतलब ये हो गया कि ये नहीं है कि इसको तोड़ा मोड़ा जा सकता है या फिर मजबूत है तो इससे कि कोई चीज़ को तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि लचीला संविधान है, इसका मतलब इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है। उसके भी लिए भी क्या है कई प्रकार के विधान होते हैं, कई तरह से उसको चेंज करने के लिए, कई संशोधन करने के लिए बहुत से कार्य किए जाते हैं। जैसे कि बहुमत होना चाहिए उसके द्वारा, ठीक है, 50% से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा। तो कई प्रकार से क्या है भारत के संविधान के कुछ क्षेत्रों को या कुछ भागों को क्या है चेंज किया जा सकता है। लेकिन कठोर इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ ऐसे भाग हैं भारतीय संविधान के जो बिल्कुल भी बदले नहीं जा सकते किसी भी सूरत में या किसी भी दशा में। उनको क्या है वो कठोर की स्थिति में आते हैं, उनको वो नॉन चेंजेबल क्या है भाग हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के। जबकि लचीला भाग कौन सा है जिसको बदला जा सकता है, तो क्या है संसद में बहुमत के द्वारा या जो और संसदीय प्रणाली होती है उसके द्वारा। अब उसके बाद देखते हैं अपने एकात्मक एवं संघात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान जो है उसकी शासन व्यवस्था जो है वो एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार से है। इसका सीधा सा अर्थ देखते हैं, पहले देखते हैं संघात्मक का मतलब क्या है। यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक का मतलब है कि भारत जो है वो, भारत को कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है। कई राज्यों का क्या है भारत संघ है। जैसे अभी क्या है 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यह भारत जो है वो इनका क्या है एक संघ है, राज्यों का संघ है भारत। और बहुत से ऐसे विषय हैं, क्योंकि हमारे पास 12 सूचियाँ हैं संविधान में, तो बहुत से ऐसे विषय हैं जो सिर्फ क्या है संघात्मक शासन व्यवस्था या केंद्रात्मक रूप से उसका वर्णन करती हैं। दूसरा, इसको समझने के लिए इसको इस प्रकार से समझिए कि बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे फैसले होते हैं या बहुत से ऐसे क्या है कार्य होते हैं जो सिर्फ क्या है केंद्र सरकार यानी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो ही उनका क्या है फैसला कर सकते हैं, या उन विषयों के ऊपर कार्य या वो जो भाग हैं उनके ऊपर कार्य क्या है सिर्फ केंद्र सरकार या हमारा जो संघ सरकार है वो ही ले सकती है। एकात्मक इस प्रकार से है कि यह क्या है राज्यों को भी कई प्रकार की छूट देती हैं कि वो राज्यों के अंतर्गत अपने नागरिकों के लिए कुछ स्पेशल कानून या अधिकार दे सकते हैं उनको, जो अपने नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर देते हैं, ठीक है।
एकात्मक शासन व्यवस्था तो हमने ली है अमेरिका से। एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अमेरिका के। जैसा कि मैंने बताया था, उनके अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग संविधान हैं अमेरिका के, ठीक है। और संघात्मक व्यवस्था जो है हमने ब्रिटेन से ली है, ठीक है। तो एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है। यानी भारत जो है वो सभी राज्यों का एक मिला हुआ रूप है, संघ है, और उस सभी राज्यों पर क्या है, भारत लगातार क्या है अपना कुछ, भारत की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो उस पर कई प्रकार के फैसले ले सकती है जो हर एक राज्य को मान्य होंगे। वहीं क्या है, राज्यों के समक्ष भी क्या है, अपने नागरिकों के, प्रत्येक राज्य के नागरिक के कल्याण हेतु अपने अपने राज्यों के अंतर्गत वो क्या है, कई प्रकार के फैसले या कई विषयों के जो कानून हैं, विधान हैं, वो खुद बना सकते हैं। इस प्रकार से क्या है, एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था भारत के संविधान के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली, जिसका जनक कौन है? हमारे को 200 साल तक लगभग गुलाम रखने वाला जो देश है ब्रिटेन, वही क्या है, इसका जनक है। संसदीय शासन प्रणाली का जो भाग है वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, जो संसद शासन प्रणाली है वो संसदीय है। यानी संसद का भारत के शासन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। भारत पर शासन जो किया जाता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। संसद को इन शॉर्ट अपने समझ सकते हैं, इसके 3 भाग हैं। एक तो कार्यपालिका, ठीक है, एक राष्ट्रपति, या जिसको अपने सदन में बांट सकते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये इसके 3 भाग होते हैं संसद के अपने यहाँ, ठीक है। इनके द्वारा ही क्या है, भारत की शासन प्रणाली को संभाला जाता है, शासन को चलाया जा सकता है, ठीक है। यानी जो भारत का शासन चलता है वो इस शासन प्रणाली के अंतर्गत चलता है। जैसे लोकसभा का मुखिया जो होता है प्रधानमंत्री, उसके द्वारा ही देश के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। राष्ट्रपति जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, वो भी क्या है, इन दोनों सदनों का संचालन करवाता है, ठीक है। राज्यसभा जो है वो एक क्या है, परमानेंट सदन है, उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता, इसको बर्खास्त किया जा सकता है। तो ये क्या है, संसदीय शासन प्रणाली के तहत हमारे भारत देश का क्या है, शासन सुचारू रूप से चलता है। वहीं क्या है, जो 5वां पॉइंट है उससे डायरेक्ट मैं आपको, हाँ, ये 6ठा पॉइंट करा रहा हूँ, डायरेक्ट की ज़रूरत नहीं है इसमें। एक तो हमारे पास क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है जो ब्रिटेन से ली गई है। वहीं अमेरिका की एक खूबी है, वहाँ की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ये सिस्टम हमने अमेरिका से लिया है। तो वहाँ क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, या हमारे यहाँ क्या मतलब हो गया इसका, कि न्यायपालिका के ऊपर किसी भी सदन का, यानी संसद के किसी भी सदन का कोई भी क्या है, रुकावट या रोक नहीं है। न्यायपालिका जो है वो बिना किसी भेदभाव के, धर्म या जाति, अमीर गरीब, ठीक है, या छोटे या बड़े, किसी भी प्रकार के भेदभाव से हटकर निष्पक्ष रूप से न्याय करती है, निष्पक्ष रूप से न्याय करती है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव कोई भी संसद का सदन, यानी हमारे यहाँ शासन प्रणाली कैसी है, संसदीय है, तो संसद का कोई भी सदन उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकता है। हमारा जो न्यायपालिका है उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, उसके जो फैसले होंगे वो निष्पक्ष होते हैं। यानी उसके लिए आपको कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति होना या बड़ी पोस्ट पे होने की आवश्यकता नहीं है। जो कानून है या संविधान है वो सभी के लिए बराबर है, चाहे वो आपको मूल अधिकार मिले हों, चाहे आपके कर्तव्य हों, वो समान रूप से आपको मिलेगी। जो आपके हित के लिए है वो भी आपको समान के रूप से मिलेगा, और अगर आपके लिए कोई दंडनीय है तो वो भी क्या है, समान रूप से मिलेगा। इसके लिए अमीर या गरीब या किसी पद या बिना पद के व्यक्ति,
कि कोई इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से क्या है, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत की। नेक्स्ट अपने देखते हैं मूल अधिकार एवं कर्तव्य। भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारे पास 6 मूल अधिकार और 11 मूल कर्तव्य हमारे समक्ष है, जो जिनके लिए क्या है, मूल अधिकारों के लिए विशेष बात है कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका या देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका कार्य क्या है कि वो संविधान की रक्षा करेगा, संविधान के अनुसार सभी कार्यों को करवाया जाएगा। दूसरा, जो नागरिकों को मिल रहे हैं मूल अधिकार हैं, उनका अगर किसी प्रकार से हनन होता है, यानी किसी भी प्रकार का अधिकार जो है, 6 अधिकारों के अंतर्गत जो कोई भी प्रकार का अधिकार है, चाहे स्वतंत्रता का है, समानता का है, धर्मनिरपेक्षता का है, ठीक है, उन सभी अधिकारों के अंतर्गत सभी को क्या है, समान रूप से वो अधिकार प्राप्त हों, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या है, जिम्मेदार होता है, या वो क्या है, उस व्यक्ति को न्याय दिलवाने का कार्य करता है। ये जो अधिकार दिए गए हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए हैं, किसी भी प्रकार की विशेष इसके लिए पदवी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, उसको ये मूल अधिकार जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। उसी प्रकार से भारत देश में क्या है, नागरिकों के समक्ष 11 मूल कर्तव्य हैं, जो यहाँ के नागरिकों को क्या है, अवश्य ही पालन करने चाहिए। हालांकि इसके लिए कोई ज़बरदस्ती या कानूनन नहीं बनाया गया है कि इनको पालन करना ही होगा, लेकिन जो हमारा देश है उसके संविधान में हमारे लिए ये कर्तव्य बनाए गए हैं, तो हमें इनका अवश्य पालन करना चाहिए। जैसे राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, या इन सभी के लिए हमें सम्मान रखना चाहिए। राष्ट्रीय जो धरोहर है उसको क्या है, स्वच्छ रखना चाहिए। सार्वजनिक जितने भी स्थान हैं उनको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। तो इस प्रकार के जो साधारण कर्तव्य भारत के संविधान ने नागरिकों को दिए हैं, उनको अवश्य ही पालन करना चाहिए। नेक्स्ट अपनी विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। देखिए, भारत की संविधान सभा ने नागरिकों को क्या है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने का या उनके जीवन को सबसे बिल्कुल आसान बनाने का कार्य इन अधिकारों के द्वारा किया, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, समस्या ना हो। उसके लिए भारत सरकार ने मूल अधिकार बना दिए। लेकिन भारत की भौगोलिक स्थिति बड़ी अजीब है, सभी जगह समान रूप से समान संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व बनाए गए, जो इनका दो प्रकार के मुख्य कार्य हैं कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो संसाधन किसी राज्य में नहीं है या फिर किसी राज्य में एक्स्ट्रा है, तो वो अपने अनुसार, या जो राज्य सरकार है वो अपनी क्या है, सहायता करेंगी उन नागरिकों को या अपने राज्य के नागरिकों को जो क्या है वहाँ पर निवास करते हैं। इसको साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व का मतलब हो गया कि ऐसे प्रकार के अधिकार जो मूल अधिकार होने चाहिए लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उस राज्यों के लोगों को नहीं मिल सकते हैं, तो उन राज्य के लोगों की सहायता हेतु क्या है, राज्य सरकार उनको इसे अपने अनुसार कानून बनाकर उनको व्यवस्था दिलवा सकती है। या जो लोग निम्न जाति के हैं, गरीब हैं, उनके लिए विशेष योजनाएं चलाना या उनके साथ किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव हो रहा है लिंग के अनुसार, जाति के अनुसार, तो उनको क्या है, एक्स्ट्रा रूप से कुछ चीज़ें उपलब्ध करवाना। ठीक है, जैसे वृद्ध व्यक्ति है उनको पेंशन दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा, तो वो अलग अलग राज्यों में उनकी जो पैसे हैं वो अलग अलग हिसाब से दिए जाते हैं, कहीं पर 1000 दिए जाते हैं तो कहीं 800 वगैरह। तो वो अपने राज्य जो है वो अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं या संसाधनों के अनुसार क्या है वो कार्य उनके लिए कर सकते हैं। या इसमें देखते हैं कि जो मजदूर वर्ग है उनमें किसी भी बहुत प्रकार के भेदभाव होते हैं, जैसे बच्चों को जो 14 वर्ष से ऊपर है या 18 वर्ष से ऊपर है, या छोटे बच्चे जिनसे काम करवाया जाता है, उन बच्चों के
14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनसे जो काम करवाया जाता है उनको लिए क्या है विशेष प्रकार के प्रावधान बनाए गए हैं। या महिला जो हैं उनको पुरुषों के समान रोजगारी या मजदूरी दी जाए, वो इस प्रकार के कार्य जो है वो राज्य सरकार नीति निर्देशक तत्वों की सहायता से क्या है और अपने राज्य के लोगों को प्रस्तुत करती हैं। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, यानी भारत के संविधान में क्या है ये बात जोड़ी गई है कि भारत जो देश है वो किसी भी पंथ या किसी धर्म या किसी संप्रदाय को क्या है फॉलो नहीं करता है, उसका कोई एक धर्म नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार क्या है, भारत देश का कोई एक विशेष धर्म नहीं है, ठीक है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो क्या है उस धर्म विशेष का देश है। जैसे अपने इंडोनेशिया है तो वो मुस्लिम देश है, पाकिस्तान है तो वो मुस्लिम देश है, वैसे ही क्या है भारत कोई एक विशेष धर्म का देश नहीं है। इसमें क्या है जैन, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, ये सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आराम से बिना किसी भेदभाव के यहाँ रह सकते हैं। ये नहीं है कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके साथ किया जाएगा। भारत का कोई क्या है ऐसे नहीं है कि वो विशेष राष्ट्र धर्म कोई घोषित किया गया है। भारत जो है वो एक धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष क्या है राष्ट्र है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना एकल नागरिकता। देखो संघात्मक शासन व्यवस्था पढ़ी थी, मैंने कहा था कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के नागरिकों के जो अलग अलग राज्य हैं तो उनको उस राज्य की नागरिकता मिलेगी। जैसे राजस्थान का है तो उसको ये नहीं है कि राजस्थान की अलग से नागरिकता प्राप्त होगी, मध्य प्रदेश का है तो उसको मध्य प्रदेश की अलग से नागरिकता प्राप्त होगी, इस प्रकार से नहीं है। बल्कि क्या है सभी भारतीय चाहे वो किसी भी राज्य के हों उनको क्या है भारत की ही नागरिकता प्राप्त होगी, यानी वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, न कि उसे पर्टिकुलर राज्य के जिस राज्य में वो रहते हैं। तो ये एकल नागरिकता का क्या है हमारे संविधान की एक विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना जो अंतिम पॉइंट है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। भारत के संविधान में क्या है सभी को बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार की पदवी पर हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव न करके 18 वर्ष या उससे ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को क्या है मतदान करने का, अपने पर हिसाब से अपना प्रतिनिधि चुनने का क्या है अधिकार प्राप्त है। ये भी क्या है एक विशेषता है। पहले ये उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन इसका क्या है संशोधन करके इसको 18 वर्ष कर दिया गया। इसके अंतर्गत चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो उसको किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि मतदान जो है वो सबके लिए बराबर होगा। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि 2 पॉइंट आए हैं, एक तो क्या है मूल अधिकार, एक नीति निर्देशक तत्व। इनको क्या है अपने नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में कि मूल अधिकार जो हैं वो 12 से 34 क्या है विषयों में क्या है अनुच्छेद 12 से 34 तक क्या है इनका वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व है इनका 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। तो इनके बारे में विशेष रूप से अपने डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं 6 उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि पहली विशेषता क्या है प्रस्तावना भारत की, जिसके अंतर्गत क्या है सार है पूरे संविधान का। सेकंड विशेषता है सबसे बड़ा है और लिखित संविधान है। थर्ड लचीला तथा कठोर, और फोर्थ एकात्मक एवं संघात्मक दोनों शासन व्यवस्था यहाँ पर है। संसदीय शासन प्रणाली भी है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का भी यहाँ पर क्या है हमारे को सुविधा प्राप्त है। मूल अधिकार प्रत्येक राज्य के या प्रत्येक क्या है देश का जो कोई भी हिस्से का व्यक्ति है किसी भी प्रकार का, उनको सभी को क्या है मूल अधिकार समान रूप से प्राप्त हैं। उनके समक्ष कर्तव्य हैं जिनका पालन उनको करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व राज्यों के समक्ष इस प्रकार के विषय हैं जो संसाधनों के कमी के कारण अगर वो पूरा नहीं करवा पाते हैं या करवा पाते हैं तो वो
उनको सौंप सकते हैं। पंथ निरपेक्षता है, कोई एक विशेष धर्म नहीं है राष्ट्र का। एकल नागरिकता है, भारत के नागरिक कहलाएंगे। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है, सभी को प्राप्त है। तो ये सभी विशेषताएं हैं। तो 2 टॉपिक हो गए हैं, भारत के संविधान या हमारे संविधान जो चैप्टर है उसके दोनों टॉपिक आपको पढ़ने हैं और उनको याद करना है। उनके हिसाब से जो बुक में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी आप सोल्व करके देखें। तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने मूल अधिकारों के बारे में और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।